बच्चे जब जन्म लेते थे, गोवा मेडिकल कॉलेज के ये बच्चों का विंग जो था, ये आके बच्चे की उंगली आँख खा लेते थे। ये परिस्थिति थी गोवा मेडिकल कॉलेज की। अपने फेस्गो इंजेक्शन जो एक कॉम्बिनेशन ड्रग है, 4.5 लाख का इंजेक्शन हम फ्री देते हैं गोवा में पेशेंट्स को। 450 करोड़ के मेडिसिन हम इन पेशेंट और ओपीडी पेशेंट्स को हम फ्री देते हैं। मेरी बेटी का जन्म जब हुआ वो सेरेब्रल पॉलिसी का बॉर्डरलाइन केस था, लेकिन उस समय मैंने देखा कि सामान्य हमारे जो भाई बहन हैं उनके जीवन में कितनी तकलीफ होती होगी। मुझे कॉन्टैक्ट्स होते हुए तकलीफ हुई, उनके जीवन में क्या होता होगा। और लेकिन एक एम्बिशन, हर इंसान में एम्बिशन होती है, लेकिन एम्बिशन कैन नॉट प्रिसीड एवरीथिंग। एम्बिशन ही सब कुछ नहीं होती है। हमेशा हमें लगता है कि हाँ अच्छा मैं केपेबल हूँ, मुझे कई चीज़ मिलना चाहिए। नहीं मिले तो भी उन्होंने हमेशा मुझे एडवाइस दिया है, डू नॉट कन्फ्रंट द चीफ मिनिस्टर। आई नेवर रैन बिहाइंड द चेयर, द चेयर यूज्ड टू रन बिहाइंड मी। मेरे लिए पॉलिटिक्स या राजनीति ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके माध्यम से मुझे सिर्फ कुर्सी चाहिए थी या मुख्यमंत्री बनना था। फिर आने के बाद मैंने पेडियाट्रिक न्यूरो रिहैब, प्रिवेंटिव मेडिसिन, एबॉट्स के नए प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग चीज़, डायग्नोस्टिक से लेके हर चीज़ एक एक फेज़ में गए। 16 साल में एक एक फेज़ लेके एक नींव लगा के एक स्टेप पे। मेरी खुद की माँ 4th स्टेज कैंसर की पेशेंट है। मैंने देखा कि मैं एक हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मेरे घर में ही ऐसी चीज़ होती है, और जब तक ब्लीडिंग चालू नहीं मुझे पता नहीं चला कि इनको कैंसर है। मैं भी बाहर था तो डॉक्टर ने बोला था 2 ही महीने वो बच सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, ऐसा धक्का बैठा कि मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना है समाज के लिए। हेल्थ मिनिस्टर, गोवा राज्य के हेल्थ मिनिस्टर, दूसरों का सेहत का ख्याल रखता हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि मुझे पता चला कि मेरी माँ को 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। तो मैंने स्क्रीनिंग चालू कर दी, और ऐसी स्क्रीनिंग चालू कर दी कि हर महिला को मैंने अवेयरनेस क्रिएट करके बोला कि ये आपके जीवन का सवाल है। कैंसर डिटेक्शन व्हीकल्स हर गांव में जाके चेक करते हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट हमारे पास है जो अमेरिका से भी डॉक्टर्स आते हैं और इधर काम करते हैं। हैंड सर्जरीज के लिए स्विट्ज़रलैंड से डॉक्टर्स आते हैं, एवरी ऑल्टरनेट मंथ उधर कैंप होता है। अजीत जी की इम्यूनाइजेशन जो हम करते हैं बच्चों को, पहले हम सिर्फ 2-3 इंजेक्शन या 4 इंजेक्शन देते थे, फिर लोग छोड़ देते थे, जाते नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर में जाके और पैसा खर्च करो, ये गरीब की बस की बात नहीं। हमारे एक रोबोस्ट इम्यूनाइजेशन हमने गोवा में इंट्रोड्यूस की। अभी बाकी राज्य में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन गोवा हैज़ शोन द वे। नमस्कार दोस्तों, राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो अच्छे कार्य करते रहते हैं, उनका अच्छा कार्य भी किसी नकारात्मक कारण से हम जान पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गोवा के हेल्थ मिनिस्टर और अन्य पोर्टफोलियो भी उनके पास है, विश्वजीत राणे जी का, जिनके बारे में सबसे पहला मेरा साक्षात्कार इस बात से हुआ कि एक इंसिडेंट होता है हॉस्पिटल में, और वहाँ पर उनका वार्तालाप एक डॉक्टर से होता है, और वो मुद्दा सोशल मीडिया पे इतना वायरल होता है और उसके दोनों पक्ष आते हैं। ये सारा कुछ जब होता है, उसके बाद फिर मैंने उस एक बात को मैंने ध्यान दिया कि यार आखिर एक मंत्री इतना उग्र क्यों है इस बात को लेकर के। फिर हमने गोवा के हेल्थ मॉडल पे एक वीडियो बनाई जो आप लोगों ने देखा होगा, और वहाँ चूँकि मैं बिहार से आता हूँ, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि कितना काम वहाँ पे हो रहा है। और जब वो वीडियो फिर गोवा के लोगों ने भी देखा, एंड मिनिस्टर वाज काइंड इनफ, जब हमने अप्रोच किया कि हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, ताकि न केवल आप इसे और भी डिटेल से हमें समझाओ, बल्कि इस तरह के वीडियो को देख करके अन्य राज्यों में भी इस मॉडल को क्या रेप्लिकेट किया जा सकता है, उससे किसी को यदि प्रेरणा मिले तो मुझे लगता है कि समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। विश्वजीत राणे जी हमारे साथ हैं। नमस्ते अजीत जी। स्वागत है आपका सर। सबसे पहले एक बात है कि गोवा अपने आप में एक अनोखा स्थान रहा है। एक हम एस्पेक्ट जानते हैं गोवा का कि वही बहुत अधिक आप कह सकते हो कि लाइट मोमेंट्स वहाँ पे होते हैं, बीचेस हैं, और एक तो वो हो जाता है, दूसरा स्पिरिचुअलिटी के लिए भी जाना जाता है। और फिर हम चूँकि पॉडकास्ट का आरंभ कर रहे हैं तो हम आपकी भी पर्सनैलिटी की तरफ जाएंगे, परंतु सबसे पहले गोवा की एक्चुअल पर्सनैलिटी है क्या, गोवा का अपना व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में बताइए। नहीं, गोवा के बारे में जब हम अभी आपने जैसे बताया अजीत जी कि गोवा के बारे में हमेशा लोगों को लगता है कि गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है, इज़ जस्ट बीच, फन, बीच, सी, पार्टी। ऐसा नहीं है। गोवा उसके आगे जाके अभी स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल टूरिज्म के माध्यम से भी पॉपुलर हो रहा है।
उसके बाद इको टूरिज़्म, हिंटरलैंड टूरिज़्म, ये सब चीज़ है। और इसका अलग तरीके से एक्सपोजर देने के लिए हमारे गोवा राज्य में हमारे मुख्यमंत्री, हम सब जो काम करते हैं, कार्यकर्ता के माध्यम से हम जो काम करते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि हमेशा कि गोवा का डेस्टिनेशन बोला तो लेट्स गो एंड पार्टी, लेकिन इट इज़ बियॉन्ड पार्टी। पार्टी के बियॉन्ड जाके अभी कई महीनों पहले गोवा में 350 साल के बाद अतिरुद्र का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था कि 2500 ब्राह्मण उधर आए थे। एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम उधर हुआ था, और स्पिरिचुअल ऐसा प्रोग्राम हुआ था कि देश के आर्म फोर्सेस के लिए वो कार्यक्रम किया गया था। जो पहलगाम में जिनके परिवार नहीं रहे, उनके फैमिलीज़ के लिए प्रार्थना की गई। देश के प्रधानमंत्री के लिए उनके यश प्राप्ति और बल बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया। लेकिन गोवा में बीच टूरिज़्म के अलावा या पार्टीज़ के अलावा मुझे लगता है कि हिंटरलैंड टूरिज़्म, हमारे जो फॉरेस्ट है वो एक्सप्लोर करने के लिए राफ्टिंग, इधर अलग अलग तरीके से नई चीज़ आगे आ रही है। तो मुझे लगता है कि गोवा जब आप आते हो या कोई आता है, मुझे लगता है कि इसके आगे जाके लोगों ने एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो बीच के अलावा भी जैसे हम फोर्ट्स की भी बात करते हैं, और गोवा का भारत को लेकर के एक इतिहास ये भी रहा है कि बहुत लेट इंडिपेंडेंट होता है। थोड़ी उसकी ऐतिहासिकता के भी बारे में बताइए। ये गोवा में जो हमारे जो इंडिपेंडेंस, जो लिबरेशन जो हुआ 1961 में, एक थोड़ा एक पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस का एक अभी तक थोड़ा है। और पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस और पोर्चुगीज़ का जो इतने साल उन्होंने उधर राज्य किया था, तो एक थोड़ी ऐसी एक संख्या है जो एक पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस का उस पर एक इम्पैक्टेड पॉपुलेशन ऐसा है और उन पे ऊपर है, लेकिन वो एक अलग तरीके से उसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है। और मुझे लगता है कि आज के दिन इट्स टोटली इंटीग्रेट हो चुका है हमारे देश में संस्कृति के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि पोर्चुगीज़ इतने साल राज्य किया था इसलिए पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस है, अलग कुछ है, अलग नहीं है। अभी हम देश में सब लोग इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। ये भारत देश का एक भाग है, और पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस के थोड़े थोड़े जो एरियाज़ है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, थोड़े फोर्ट्स है पहले वाले जो थे। तो मुझे लगता है कि ये अलग तरीके से प्रोटेक्टेड है। थोड़ी चर्चेज़ है, वो एक सुंदर ऐसे चर्चेज़ है, लेकिन इधर ये राज्य में एक अलग माहौल है। जो माहौल लोगों को एक परसेप्शन बन के आगे आता है वो अलग है, एंड एक्चुअल स्थिति अलग है। अब राजनीति के बारे में यदि हम बात करें तो कई बार लोग सेवा भाव से आते हैं, कई बार लगता है कि नहीं पावर है, स्टेटस है, उस कारण से आते हैं। कई बार पैसा किसी को दिखता है कि यार इसे पैसा बनाने का बहुत अच्छा मैकेनिज़्म होता है, और कई बार पारिवारिक कारणों से भी लोग जो है, क्योंकि पिता रहे या दादाजी रहे, पत्नी रहे, पति रहे, इस कारण भी बहुत सारे लोग राजनीति में, चूँकि जैसे आपके ही पिताजी काफ़ी ऊंचे स्थान पे थे, मुख्यमंत्री, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा रहे, तो मुझे लगता है आपके लिए एक इंटर्नशिप की तरह जो है ये घर ही में इस तरह का माहौल होगा। आप ये बताइए कि नेचुरली आप पॉलिटिक्स में आए, या फिर आप जैसे आप खिलाड़ी भी अच्छे थे तो हो सकता है उधर भी आप जा सकते थे। क्या कारण था कि पारिवारिक माहौल था, आपका अपना चुनाव था कि मुझे राजनीति में आना? नहीं, जब मैं छोटा था, जब बचपन से ही मैंने देखा पिताजी को लोगों के बीच वो काम करते थे, और एक अलग तरीके से अमेरिका में जाके कष्ट करके उन्होंने पढ़ाई की थी। मैं अभी किसी को बोल रहा था कि उनकी पॉकेट मनी जो थी वो उधर गाड़ी भी धो के वो पॉकेट मनी कमाते थे। तो एक ग्राउंडेड ऐसी पर्सनालिटी थी, और हमारे में भी वो वैल्यूज़ और संस्कार उन्होंने अलग तरीके से डाला, क्योंकि लोगों के लिए आपको सेवा करना है। ये मंत्री पद, ये सब जो चीज़ है, हमने जो देखा है बचपन से, उन्होंने कभी हमें उसका एक अलग तरीके से फ़ायदा लेने की कोशिश हमने कभी नहीं की। और हमारी फैमिली जो है, ये फैमिली लोगों की सेवा में ही अर्पण हो चुकी है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, इन्होंने हमें एक ही सिखाया कि लोगों के बीच रहो, लोगों के लिए कुछ करो, और बचपन से ये देखते 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 हम लोगों के साथ जुड़ गए। और लोगों के बीच रहना, लोगों की समस्या एक सलूशन निकालना, लोगों के लिए कुछ करना, वही मुझे लगता है कि मुझे तो आनंद देता है। तो ऐसा नहीं था, कंपल्शन कुछ नहीं था। कंपल्शन ये कभी ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी एक मंत्री थे, पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो मुझे भी कुछ बनना है, ऐसा नहीं। लोगों के लिए कुछ करना था। इसलिए जब मैं राजनीति में आया, मैं कोई नेशनल पार्टी के माध्यम से नहीं आया, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा होके मैं असेंबली में मेरा प्रवेश हुआ। अब
क्या होता है कि राजनीति जो है वो थोड़ा सा वेटिंग और पेशेंस का होता है, उसमें धैर्य और प्रतीक्षा जो है अत्यधिक चाहिए होती है। और कई बार जैसे आप मंत्री हैं और कई बार संभव है कि ऐसा भी होता होगा कि कुछ निर्णय आप लेना चाहते हो चाहे नीति को लेकर के, और हो सकता है बजटरी कंस्ट्रेंट्स आ जाए, कुछ कारणों से आपको जो है वो रोक दिया जाता हो। ऐसे में क्या पिता आपको गाइड करते हैं अभी भी इस तरह के सिचुएशन में जब आप फंसते हैं, या कई बार ऐसा भी लगता है कि मैं जहाँ हूँ उससे कहीं ऊपर मुझे होना चाहिए था? एक अपनी प्रतिभा को भी व्यक्ति देखता है, परिस्थितियों को भी देखता है। इस कारण मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपके जीवन में धैर्य की, प्रतीक्षा की और आपके पिता के जो भी उन्होंने सीख दी है, इन सब मैटर्स को, एक तो नॉर्मल अपब्रिंगिंग होती है कि हम अच्छे गुण जो है अपने बच्चों में देना चाहते हैं, परंतु पॉलिटिक्स में तरह तरह के लोग होते हैं। हो सकता है कि आप अच्छे हों, जैसे ये कि सड़क पे मैं बाइक लेके चल रहा हूँ, मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, somebody else is not following that rule। तो इसमें थोड़ा सा बताइए कि धैर्य की, प्रतीक्षा की और अपने अवसर की जो हम वेट करते हैं उसमें, और पिताजी से क्या सीख मिलती है आपको इन सब में? एक चीज़ है अजीत जी कि मैं समाधान हूँ जिस पोजीशन पे हूँ। मैं कोई पोजीशन के पीछे, वो कोई पोजीशन मिलना चाहिए इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ। लोगों की सेवा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। पिताजी का एक ही एडवाइस था, जो भी हो वो हमेशा समय पे हर चीज़ होती है, और हमेशा मुख्यमंत्री को साथ दो, संघर्ष मत करो, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वैसे ही काम करो, मन में जो है जाके चर्चा करो, हर चीज़ चर्चा के माध्यम से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। और लेकिन एक एम्बिशन, हर इंसान में एम्बिशन होती है, लेकिन एम्बिशन कैन नॉट प्रिसीड एवरीथिंग। एम्बिशन ही सब कुछ नहीं होती है। हमेशा हमें लगता है कि हाँ अच्छा, मैं केपेबल हूँ, मुझे कई चीज़ मिलना चाहिए, नहीं मिले तो भी उन्होंने हमेशा मुझे एडवाइस दिया है, डू नॉट कन्फ्रंट द चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज गो एंड सिट विथ हिम एंड टॉक टू हिम। हमेशा उनके साथ बैठ के चर्चा के समझ में आए। कभी कभी चर्चा के माध्यम से बहुत सी चीज़ हम सुलझा सकते हैं। लेकिन ये जो आप जो बोलते हैं, ये प्रतीक्षा और धैर्य, ये दोनों चीज़ की ज़रूरत है। राजनीति जब करते हैं हम, ये दोनों चीज़ की हमें पेशेंस और हर चीज़ की वी हैव टू इम्बाइब इन अस। और मुझे लगता है कि पिताजी का एडवाइस हमेशा होता है, उन्होंने कभी एक किया नहीं कुछ, वो हमेशा बोलता है आई नेवर रैन बिहाइंड द चेयर यूज्ड टू रन बिहाइंड मी, एंड आई नेवर वाज एम्बिशियस ओनली दैट पॉलिटिक्स। मेरे लिए पॉलिटिक्स या राजनीति ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके माध्यम से मुझे सिर्फ कुर्सी चाहिए थी या मुख्यमंत्री बनना था। वो सभापति भी थे, वो विरोधी पक्ष के नेता भी थे, वो डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन भी। जो कुछ समय से अनुसार हुआ, लोगों ने जो चाहा वो पोजीशन लेके उन्होंने उसको न्याय योग्य का तरह से न्याय वो पोजीशन को देने की उन्होंने कोशिश की। और मुझे हमेशा बोलते, पब्लिकली बात मत करो, जो करना है जाके मुख्यमंत्री से चर्चा करो, मुख्यमंत्री को साथ दो, जो करना है साथ में करो, हम सब एक ही परिसर के हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन अच्छी तरह से राजनीति होनी चाहिए। उनका एक अलग विचार था और मुझे लगता है कि वही विचारधारा लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम थोड़ा दूसरे खंड में आते हैं, हेल्थ मॉडल के बारे में बात करेंगे। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे एक बात जो स्पष्ट दिखी कि बिना पर्सनल कन्विक्शन के आप इस स्केल की चीज़ें और इतने विस्तार से अलग अलग, मतलब हेल्थ में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप यदि आपका व्यक्तिगत विज़न वैसा नहीं हो तो दिस कैन नॉट बी डन। ऐसा नहीं है कि सरकार में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि बना हुआ है ढर्रा, मतलब ब्लूप्रिंट बना हुआ है, एंड आप मंत्री हैं, ठीक है, आपको 4 ऑफिसर्स होंगे असिस्ट करने के लिए, एंड थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं, चाहे लंग कैंसर में जो अर्ली डिटेक्शन के लिए ये ऐसे इंटीग्रेशन है, रैपिड रिस्पांस सिस्टम आपने बनाया कि भाई जितनी शीघ्रता से एक व्यक्ति फ़ोन करे हम पहुंच जाएं शीघ्र, ताकि उसका जीवन जो है उसकी रक्षा की जाए। कैंसर की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, लोगों की प्रोफाइल्स क्रिएट करना, क्लाउड में वो डेटा डालना कि कोई भी डॉक्टर कहीं से भी, इस पे मैं चाहता हूँ आप थोड़ा समय लीजिए और विस्तार से एक एक अपने इनिशिएटिव को बताइए। अजी जी, पहली बात, ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है मैं हमेशा मांग लेता हूँ और हमेशा विनंती करता हूँ नेतृत्व को कि मुझे हेल्थ दीजिए, क्योंकि मुझे हेल्थ में न्याय करना है, लोगों की सेवा करनी है। मेरी बेटी का जन्म जब हुआ वो सेरेब्रल पॉलिसी का बॉर्डरलाइन केस था,
और तब मैंने देखा खुद के जीवन में जो मुझे तकलीफ़ हुई और मैंने जो देखा कि ये ऐसी तकलीफ़ थी कि जब जन्म हुआ पता नहीं था कि ओवरऑल सिचुएशन क्या होगा। डॉक्टर का प्रेडिक्शन भी नहीं था। मुंबई में, गोवा में सेवा कोई नहीं थी। बॉम्बे गए, बॉम्बे के डॉक्टर से मिले। उधर आपको पता है कि उधर कोई वीआईपी कल्चर विल्चर नहीं लगता है डॉक्टर को। उधर 6 घंटे 7 घंटे आपको रुकना पड़ता है। शायद ओपीडी चली तो 2 बजे सुबह मिलना पड़ता है। तो ये मिलके 11 साल मैंने निकाले कि और अभी वो अच्छी है। लेकिन उस समय मैंने देखा कि सामान्य हमारे जो भाई बहन हैं उनके जीवन में कितनी तकलीफ़ होती होगी। मुझे कॉन्टैक्ट्स होते हुए तकलीफ़ हुई, उनके जीवन में क्या होता होगा। और फिर मैंने देखा कि इस तरह से कि कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैंने प्रिवेंटिव मेडिसिन और पेडियाट्रिक न्यूरो रिहैब से लेके एक समय ऐसा आया कि मैं मंत्री बन गया। तब गोवा मेडिकल कॉलेज की परिस्थिति कैसी थी? ऐसी थी, आप सब लोग बोलते हैं, हम सब चर्चा करते हैं, हमने कॉइन किया कि गोवा मॉडल। गोवा मॉडल जब हमने कॉइन किया तब की बात का बोल रहा हूँ मैं। ये बैंडिकूट्स को मेरे को हिंदी में शब्द नहीं आ रहा है कि बच्चे जब जन्म लेते थे गोवा मेडिकल कॉलेज के ये बच्चों का विंग जो था, ये आके बच्चे की उंगली आँख खा लेते थे। ये परिस्थिति थी गोवा मेडिकल कॉलेज की। मतलब टिपिकल जैसे मैं बिहार आप जो आपने जो उल्लेख किया हाँ, कि हॉस्पिटल कैसे होते हैं, ये खंडर की तरह दिखता था। ऐसे ही थी। लाइन लेके चल रहा है। ब्लड टेस्टिंग में प्लेटफॉर्म नहीं था। टाइट्रेशन मेथड से अब आप देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इधर ब्लड टेस्टिंग की फैसिलिटी ठीक नहीं, डायग्नोस्टिक ठीक नहीं होती तो हम इलाज कैसे करेंगे। फिर मैंने देखा कि ये सब चीज़ जब हो रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक दिन जब मैं मंत्री बनूंगा, क्या एमएलए बनूंगा, तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा समाज के लिए। फिर आने के बाद मैंने पेडियाट्रिक न्यूरो रिहैब, प्रिवेंटिव मेडिसिन, एबॉट्स के नए प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग चीज़, डायग्नोस्टिक से लेके हर चीज़ एक एक फेज़ में गए। 16 साल में एक एक फेज़ लेके एक एक नींव लगा के एक एक स्टेप पे हमने हर चीज़ गोवा मेडिकल कॉलेज में डालने की कोशिश की। अभी तक मैं नहीं बोल सकता हूँ कि सब कुछ किया है। अभी हम एक डॉक्टर अमित माइदेव को लेके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम डाल रहे उधर फॉर गैस्ट्रो। उसके बाद एंडोस्कोपिकली बेस्ड स्कल बेस्ड सर्जरीज फ्री ऑफ चार्ज फॉर गोवन सिटीजन्स। कैंसर का विंग टाटा मेमोरियल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमें एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिला है। वो अभी टाटा मेमोरियल के साथ हम टाई अप करके 450 करोड़ का हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो गोवा की जनता उधर नहीं जाएगी। स्क्रीनिंग का आप जब बोल रहे थे, स्क्रीनिंग हमने एक स्टार्टअप कंपनी को लेके, एक स्टार्टअप कंपनी के माध्यम से युवराज सिंह फाउंडेशन, जो हमारे क्रिकेटर युवराज सिंह जी है, उनके साथ मिलके हमने मिनिमम 1.5 लाख महिलाओं को स्क्रीन किया है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजीज़ है कैंसर में गोवा में, तो वो हमने ऑलरेडी किया है। उसके बाद वो इमेजिंग के माध्यम से हम देखते हैं कि कौन सी महिला को मैमोग्राफी तक पहुंचाना है, किसकी सर्जरी करनी है। तो ये सब चीज़, कैंसर डिटेक्शन वैन्स हमने काम के लिए डाला है। तो आपने देखा तो गोवा मॉडल ये एक यूनिक मॉडल है। मेरी खुद की माँ 4th स्टेज कैंसर की पेशेंट है। मैंने देखा कि मैं एक हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मेरे घर में ही ऐसी चीज़ होती है, और जब तक ब्लीडिंग चालू नहीं मुझे पता नहीं चला कि इनको कैंसर है। मैं भी बाहर था तो डॉक्टर ने बोला था 2 ही महीने वो बच सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, ऐसा धक्का बैठा कि मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना है समाज के लिए। हेल्थ मिनिस्टर, गोवा राज्य के हेल्थ मिनिस्टर, दूसरों का सेहत का ख्याल रखता हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि मुझे पता चला कि मेरी माँ को 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। तो मैंने स्क्रीनिंग चालू कर दी, और ऐसी स्क्रीनिंग चालू कर दी कि हर महिला को मैंने अवेयरनेस क्रिएट करके बोला कि ये आपके जीवन का सवाल है। और हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके ये स्टार्टअप के माध्यम से, ये स्टार्टअप का उपयोग करके हमने इमेजिंग के माध्यम से हर चीज़ आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप समझिए कि मेरी माँ जब तक इतनी पढ़ी लिखी एक इंसान, जो मेरे पिताजी के साथ 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 गोवा राज्य में परिवर्तन करने का दौर उन्होंने चालू किया। वुमेंस फुटबॉल से लेके रेड क्रॉस से के लिए हर चीज़, लोगों को बीमार हो तो उनको बॉम्बे ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल और ये सब मॉनिटर करने वाली एक ऐसी इंसान, खुद को जब ब्रेस्ट कैंसर होता है 4th स्टेज, तो मुझे ऐसा चिंता हुआ कि, और मैंने देखा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डॉक्टर बोलते हैं, कैसे चीज़ क्या करने की ज़रूरत है। फाउंडेशन 1 टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे, बायोप्सी करेंगे, फिर देखेंगे। देखिए पैसा है तो हर चीज़ आसान हो जाती है। आज तक
मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पीएमजे और इतर अलग अलग के इंश्योरेंस स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कितने लोगों को जीवन में एक राहत मिली है। स्क्रीनिंग के माध्यम से कितने लोगों के जीवन हम बचा सके। मैंने बेटी के बारे में बोला, और मैंने एक नया चीज़ में जब मैं प्रधानमंत्री जी को मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी के पास जब मैं उनको देखता हूँ मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। शायद वो एक भावना है, एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को मिलता है और प्रधानमंत्री को मिलता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं। तो उनको बोला कि मेरी विचारधारा बदल गई प्रधानमंत्री जी, ऐसी बदल गई कि माँ के सोचते सोचते कि गरीब इंसान को हमें अलग तरीके से कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमने फेस्गो इंजेक्शन, जो एक कॉम्बिनेशन ड्रग है, 4.5 लाख का इंजेक्शन हम फ्री देते हैं गोवा में पेशेंट्स को। 450 करोड़ के मेडिसिन्स हम इन पेशेंट और ओपीडी पेशेंट्स को हम फ्री देते हैं। एक छोटा राज्य है, सुंदर राज्य है और देश के नेतृत्व का आशीर्वाद राज्य पे है। इस तरीके से काम हम गोवा में करते हैं। प्रिवेंशन, क्योर, अभी रक्षा करके नया हम देश के प्रधानमंत्री के पास हम उनके माध्यम से हमें एक आगे ले जाना है कि गोवा में ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये तीनों कॉम्बिनेशन में एक जगह में टेस्टिंग किया जाएगा। हमने कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज़ गोवा में बनाए हैं। इस तरह से कैंसर डिटेक्शन व्हीकल्स हर गांव-गांव में जाके चेक करते हैं। तो इस तरह से हमने गोवा को एक अलग गोवा मॉडल के माध्यम से प्रिवेंटिव मेडिसिन और लोगों के जीवन को एक सुरक्षा कवच कैसे हम बना सकते हैं, इस तरह से काम गोवा में चल रहा है। कार्डियक फैसिलिटी गोवा में प्राइवेट सेक्टर से एकदम अच्छा है। ऐसे स्पेशलिस्ट हमारे पास है जो अमेरिका से भी डॉक्टर्स आते हैं और उधर काम करते हैं। हैंड सर्जरीज़ के लिए स्विट्ज़रलैंड से डॉक्टर्स आते हैं, एवरी ऑल्टरनेट मंथ उधर कैंप होता है। तो अलग अलग माध्यम से हम लोगों की सेवा करने के लिए हमने हेल्थ केयर को ऐसा ट्विक किया है कि देश के प्रधानमंत्री का एक जो विचारधारा होता है कि लास्ट माइल और गरीब से गरीब इंसान को हेल्थ केयर मिलना चाहिए और एक्सेसिबल हेल्थ केयर मिलना चाहिए। यही राज्य में सब हेल्थ सेंटर में आई-स्टैट जैसे मशीन्स हमने ऑलरेडी पायलट बेसिस पे हमने चालू किया है, जो डायग्नोस्टिक्स आपको 28 टाइप्स ऑफ टेस्ट आप गांव में वो सब हेल्थ सेंटर में कर सकते हैं, जो देश में कहीं नहीं है। और पीएचसी सीएचसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एम्बुलेंस सर्विसेज इस तरह से हमने की है। जब मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब चालू किया था तब पैरेलल गोवा में हमने 108 हमने चालू किया था। और गोवा में हमारे पास एडवांस लाइफ सेविंग सिस्टम्स है। बेसिक एम्बुलेंसेज नहीं है, सिर्फ एडवांस लाइफ सेविंग सिस्टम्स है। फिर मैंने कार्डियक एम्बुलेंसेज चालू की। वो मेरी एक विचार थी कि कार्डियक हार्ट अटैक आया तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्डियक उसमें डॉक्टर्स, इधर सब फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। नियोनेटल एम्बुलेंसेज है और हर चीज़ हमने अलग तरीके से, मतलब एम्बुलेंस में भी आपने वो किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज या उस तरह एम्बुलेंस, कार्डियक एम्बुलेंस जो है वो ऐसा एम्बुलेंस है जिसमें से हम एलेक्सिन करके हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को और उसको स्टेबलाइज करते हुए, एलेक्सिन का एक दो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो स्टेबलाइज करने में वाईफाई के माध्यम से उसकी ईसीजी हम ट्रांसमिट करते हैं हमारे सेंटर में और वो डॉक्टर को बोला जाता है कि क्या करना है। पीएचसी सीएच में स्टेमी प्रोग्राम करके गोवा एकमेव राज्य, पहला राज्य है देश में जो स्टेमी प्रोग्राम, इवन नीति आयोग ने हमें रिकग्नाइज किया है और ये पेशेंट को हम पीएचसी सीएचसी में लाके स्टेबलाइज करके उसका जीवन बचाने का काम हम करते हैं और इंटरवेंशन के लिए हम हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो इस तरह से इवन स्ट्रोक के पेशेंट को हम अभी थ्रोम्बोलाइज करते हैं। कोविड के समय में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के साथ एमओयू करने की कोशिश की थी कि बियॉन्ड द गोल्डन पीरियड हम थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं और वो पेशेंट का जीवन हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज़, हर डायग्नोस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम हर एक्सरे को, हम हर चेस्ट एक्सरे को हम स्क्रीन करते हैं देखने के लिए वो इंसान के पास टीबी है क्या है और कैंसर रिलेटेड कोई डिजीज़ है। ये एआई के माध्यम से हम ये कर रहे हैं। गोवा एकमेव राज्य है, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री एआई का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ये स्क्रीनिंग करने में। तो हर चीज़ गरीब और सामान्य जनता, और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अजीत जी गरीब आता नहीं है, श्रीमंत से श्रीमंत भी उधर ही आके ट्रीटमेंट लेता है। मेरे पिताजी के गोवा राज्य के इतने साल मुख्यमंत्री थे, वो भी उधर ही ट्रीटमेंट लेते हैं। मेरी माँ भी उधर ट्रीटमेंट लेती है, मैं भी उधर ही जाता हूँ चेकअप के लिए। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ हमें यश मिला हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी विचारधारा, उनकी स्कीम्स और उनके इंस्पिरेशन लेके सामान्य जनता और लोगों को प्रति एक भावना और उनकी सेवा करने में लगे है गोवा की सरकार, और इस तरह हमें आगे बढ़ना है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर की ही आपने बात की, तो मुझे भी ये लगता है कि ये रियलाइजेशन होना कि भाई 5 लाख बेयर मिनिमम है हमें,
इतने का तो बीमा और जीवन सुरक्षा देना पड़ेगा लोगों को, और वो तभी आता है जब, जैसे आपने बोला ना कि आपका एक पर्सनल भी रहा कि बिटिया के साथ हो गया, माता जी के साथ हो गया, और फिर आप जीवन में जब मिलते हैं लोगों से, क्षेत्र में दौरे पे जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें कि रैंडम इंडिविजुअल आपके पास आता है अपनी पीड़ा लेकर के कि सर मेरा ये स्थिति है, और वो संभवतः जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंस्पायर करता है उसी तरह से आपको भी कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा मुझे ये बताइए, गोवा का मेकअप क्या है, अर्बन पॉपुलेशन और रूरल का, और आप रूरल में जो लास्ट माइल तक बोल रहे हो, वहाँ तक मोबाइल वैन ले जाने की बात, ये सब कहाँ से आता है, और उसका थोड़ा डिटेल में बताइए कि वहाँ तक पहुँचाना, और ये क्योंकि कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो रीजन स्पेसिफिक भी होती हैं, कई बार कुछ चीज़ें ऐसे भी आपको मिली होंगी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, गोवा में ऐसे कांडकोण करके एक तालुका है जिधर किडनी पेशेंट्स की संख्या बहुत बड़ी ज़्यादा है। अच्छा। और उधर भी हमारे रिसर्च, हम कोशिश कर रहे हैं रिसर्च करने की कोशिश, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को बोला था वो रिसर्च करने के लिए, WHO का भी हेल्प ले रहे थे, कुछ करना चाहिए। इंडिया में भी बहुत से ऐसे संस्थाएं जो मदद करती है, लेकिन ये एरिया स्पेसिफिक बोला तो ये एक एरिया है जिसमें से किडनी के केसेस बहुत है। लेकिन हम मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से, कैंप्स के माध्यम से हम लोगों को, हम अवेयरनेस क्रिएट करके हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हर जगह में हमारे बड़े मेगा कैंप्स होते हैं। मेगा कैंप्स में स्पेशलिस्ट आते हैं, और हमारे हॉस्पिटल्स और PHCs में हमारे सैटेलाइट क्लिनिक्स चलते हैं। तो ये गोवा मेडिकल कॉलेज के सैटेलाइट क्लिनिक्स हेल्थ सर्विसेज के स्पेशलिस्ट जाके आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें ऑटोमेटिकली मैपिंग और मोर और लेस मैपिंग पता है कि क्या किधर क्या हो रहा है। उस हिसाब से हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सी दैट वी प्रोवाइड द बेस्ट हेल्थ केयर टू द पीपल ऑफ द स्टेट। सो ये आप जो बोल रहे हैं, ये ऐसी किडनी रिलेटेड है, ये एक ही ऐसी एक तालुका है जिसमें ऐसा एक प्रिडोमिनेंट ऐसा एक डिजीज़ है, लेकिन बाकी जगह इट इज़ ओवरऑल मैप्ड इन अ सिमिलर मैनर। तो हम कर रहे हैं, और हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, जो हम टाइप्स कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोगों के बीच जाके गरीब की सेवा कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट को भेज के उनको हम अलग तरीके से देख सकते हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम ओवरऑल बेसिक मैपिंग हमारे पास है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गए 16 साल से मैं ये पोर्टफोलियो देख रहा हूँ। ये पोर्टफोलियो 16 साल से मुझे खुशी होती है हमेशा जब मैं हेल्थ मिनिस्ट्री मेरे पास होती है, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूँ लोगों के लिए, गरीब को कर सकता हूँ, और प्रधानमंत्री की विचारधारा गरीब के पास में पहुँचा सकता हूँ। एक रैपिड रिस्पांस सिस्टम पे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। जो अभी हमने एक जो माता जी वाला इवेंट हुआ था और वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, और वहाँ पे आप पूरी रात सुबह जो है लगे रहे, और पर्सनली आप काफ़ी इन्वॉल्व थे। ये आपने ये टाइम कम कैसे किया कि भाई कॉल गया और 7 से 8 मिनट में, मतलब इतनी शीघ्रता से एम्बुलेंस उस व्यक्ति तक पहुँच जाए? नहीं, ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ऑफिसर्स का भी काम है। हमारे मुख्यमंत्री भी है, और उनके बाद हमारे डॉक्टर्स, और ये रैपिड रिस्पांस टीम जो होती है, ये सब का एक कंट्रीब्यूटेड एफर्ट है। हम जब बोलेंगे, बाइफिकेट करके बोलेंगे कि नहीं ये सिर्फ रैपिड रिस्पांस एम्बुलेंस का था, नहीं, ये सब लोग एक आके, ये कोशिश हर इंसान की कोशिश थी कि कुछ हुआ है और हमें सबको एकजुट करके काम करना है। इसमें श्रेय मुख्यमंत्री को भी जाता है, सबको जाता है, मुझे भी जाता है, और मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि हमें एकजुट रह के काम करना है, और हम काम करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इज़ ओनली वन, सेविंग लाइव्स। मेरे हर स्टेटमेंट में होता है कि सेविंग लाइव्स इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि एम्बुलेंस सर्विस हमने जिस तरीके से हमने ट्वीक करके हमने अलग तरीके से उसको एक एफिशिएंट सर्विस बनाने की कोशिश की है, और एफिशिएंट होगी। हमने और 100 एम्बुलेंसेस का रिक्विजिशन मुख्यमंत्री के पास हमने ऑलरेडी रिक्विजिशन किया है, वो मिले तो मुझे लगता है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो आज के दिन में 11 मिनट है, 11 मिनट 30 सेकेंड है, वो 6 से 7 मिनट हो जाएगा। इमोशनली हम एम्बुलेंसेस प्लेस नहीं करते, हॉटस्पॉट और जिधर कोई इमरजेंसी होती है, प्लस एक सेपरेट फ्लीट, एक नॉर्थ एक साउथ हमको रेडी रखना है, इस्तेमाल हो नहीं हो, लेकिन ऐसी जब इमरजेंसी होती है स्टैंड बाय, वो सीधा चली जाएगी उधर, और हम लोगों के जीवन हम बचाने की कोशिश करेंगे। हर एम्बुलेंस पे डॉक्टर्स है, तो गोवा एक ही राज्य है जो हर एम्बुलेंस पे डॉक्टर्स है। बाकी पैरामेडिक्स डॉक्टर्स भी है, और डॉक्टर्स के माध्यम से अच्छी सेवा हम दे सकते हैं, और इमीडिएटली हम रिस्पॉन्सिबली हम पेशेंट को हम उसकी जीवन हम बचाने में हमको यश मिलता है। एक ये भी मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जो है वो सरकारी सिस्टम में आना नहीं चाहते हैं,
पर आप यदि उन्हें मोटिवेट कर रहे हो कि तुम एम्बुलेंस तक में जाओ, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक नई बात है कि आप मोटिवेट उन्हें कर पा रहे हो कि इस तरह से आप स्टेट को या जो है नेशन को सर्व कर सको। एम्बुलेंस सस्ता नहीं होता है सर। एम्बुलेंस मतलब मुझे आप जिस तरह का बोल रहे हो वो तो कम से कम 50 लाख 1 करोड़ टाइप का एक आता होगा। फंड्स कहाँ से आते हैं? आप क्या गवर्नमेंट ही अरेंज कर रही या फिर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का कर रहे हैं? नहीं, बहुत से पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स और बहुत से कंपनीज गोवा में हैं, वो जी। उनका CSR के माध्यम से वो हमें एम्बुलेंसेस देते हैं। देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से NHM के माध्यम से भी पैसा मिलता है, जो पहले नहीं मिलता था अभी मिलता है। नेशनल हेल्थ मिशन, रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से जो पैसा आता है वो 60-40 रेशियो में 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। और बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर्स यूनिट है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हमारे गोवा के जो है वो भी हमें मदद करते रहते हैं, मिस्टर श्रीपाद नायक, कि बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर्स यूनिट जो है उनके CSR के माध्यम से ये एम्बुलेंस, हम कोई मुझे पूछता है कि हेल्थ में कुछ करना चाहिए, आप मैंने बोला डायग्नोस्टिक्स और एम्बुलेंस और कहीं पैसा की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ पे आप प्लीज़ हमें हेल्प करिए, और लोग करते हैं। एक जो प्रिवेंटिव मेडिकेशन की बात आपने की, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझे लगता है जो प्रोफाइल्स, आपने बोला कि हर व्यक्ति का एक प्रोफाइल होना चाहिए और इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल द हेल्थ सेंटर्स इन गोवा। तो इस पे थोड़ा सा बताइए कि ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? कहीं आपने इस तरह की स्टडीज़ देखी या कहीं आप गए जहाँ से प्रेरणा मिली? नहीं, पहले बात ये है कि ये कहाँ से शुरू हुआ कि डायबिटीज़ का जो हमने गोवा में डायबिटीज़ रजिस्ट्री हमने चालू की। गोवा पहले राज्य था जो डायबिटीज़ रजिस्ट्री हमने एक्चुअली की, मैपिंग ऑफ द पॉपुलेशन किया, डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद आपने देखा हो कि प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि ये आबा कार्ड्स और ये सीमलेस इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए। फिर HMIS का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके लिए भी केंद्र सरकार से ही पैसा आता है। तो ये जब सीमलेस सिस्टम हम बनाते हैं तो कोई पेशेंट कहीं से कहीं गए तो उसका डेटा होता है। तो हर इंसान जो आता है हर ट्रीटमेंट के लिए उसका एक डेटा हम वो डेटा हम प्रोफाइल बनी हुई है, और इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है कि डॉक्टर को भी इजी हो जाता है कि वो कहीं भी आए, वो कार्ड एंटर किया तो ऑटोमेटिकली हमें एक सीमलेस इन्फॉर्मेशन वो पेशेंट का मिलता है। गोवा एक में और राज्य है जो डायबिटीज़ का इंसुलिन का फ्री हम ट्रीटमेंट देते हैं। नॉट ओनली ये सिर्फ इंसुलिन देने के लिए नहीं, कि इंसुलिन का डोज बढ़ाने के लिए नहीं, उसको काउंसलिंग भी किया जाता है। उसको काउंसलिंग करके कि अब इस लाइफस्टाइल के माध्यम से आपका इनटेक ऑफ इंसुलिन कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ इट्स लाइक 360 डिग्रीज फैसिलिटी ये गोवा राज्य में हम करते हैं। तो आप जो बोल रहे थे कि ये डेटा और ये सब ओवरऑल ये HMS के माध्यम से और देश के प्रधानमंत्री की विचारधारा, उनकी पॉलिसी प्लानिंग जो करते हैं कि ये सब कार्ड्स इम्प्लीमेंटेशन हर राज्य का, हमारा इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ आबा कार्ड्स और ये PMJ का कन्वर्जेंस इज़ 100% गोवा में है। और हम इस तरीके से काम करते हैं, और करते हैं इसलिए कि लोगों की सेवा अच्छी तरह से उनको मिलना चाहिए। जब हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक सिंपल उदाहरण, डायबिटीज़ का पेशेंट है, सीधा इंसुलिन खरीदो और उसको देना, ये नहीं, इंसुलिन दे के उसको मॉनिटर करना, उसका इंटेक जो है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमें कहीं तो एक सक्सेस मिला है, क्योंकि काउंसलिंग से माध्यम से उसकी लाइफस्टाइल जब चेंज होती है तब हमें लगता है कि ओवरऑल हम उसके ओवरऑल वेलबींग पे जो कोशिश हम कर रहे हैं कहीं तो हमें सक्सेस मिल रहा है। और बजट भी उससे फिर घटेगा, बजट घटेगा जितना जा रहा क्योंकि फ्यूचर कॉस्ट टू द स्टेट जो है वो कम होना चाहिए। और कैसे कम होगा? जब प्रिवेंटिव मेडिसिन पे आप ध्यान देंगे तब फ्यूचर कॉस्ट टू द स्टेट कम हो जाएगा। इसलिए ये सिस्टम और रोबस्ट होना चाहिए। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन अजीत जी 18 to 21 ईयर के यंग जनरेशन, 18 से लेके 18 to 21 एक छोटी संख्या, लेकिन 21 to 31 ये संख्या ऐसी है कि ब्लीड्स लेके आते हैं। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि उनकी अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के वजह से कई लोग रिकवर होते हैं, कई लोग वेजिटेबल बन जाते हैं। तो मुझे उसकी चिंता है, तो मुझे उस पे अभी गोवा में हम काम चालू बहुत एग्रेसिवली हम कर रहे हैं कि ये इनकी यंग जनरेशन को अवेयरनेस और लाइफस्टाइल चेंज ये कैसे कर सकते हैं। हमेशा देश के प्रधानमंत्री को देखिए, आप हमेशा बोलता है कि योग के माध्यम से और इंडियन हमारे देश में ही ऐसी चीज़ है जिस माध्यम से एक युवा जनरेशन, यंग जनरेशन को हम आकर्षित करके ये लाइफस्टाइल अलग थोड़ा एक ट्वीक करके, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से उनकी जीवन भी अच्छी जाएगी और लोगों के लिए उसका फ़ायदेमंद बहुत से फ़ायदे मिलेंगे यंग जनरेशन।
भविष्य वाली बात में एक और मैं मतलब नवजात शिशुओं के ऊपर जो आपने कि पैदा हो और उसके हमने मार्कर्स जो है ये सारा कुछ देख ले, इसके बारे में बताइए। न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग का आप जो बोल रहे हैं, सिंगापुर पहले देश था जो न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग अडॉप्ट किया था। फिर हमने गोवा में वो इम्प्लीमेंट किया था। मैंने इम्प्लीमेंट किया था 18 साल पहले, और 18 से? पहले हमने न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग गोवा राज्य में इंट्रोड्यूस किया था। मेरे जीवन में एक ही है, एक बच्चा हो या एक छोटा सा बच्चा हो या 2 बच्चे हो या 3, हम उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके तो मुझे लगता है कि सरकार खुश होना चाहिए। सवाल नहीं है कि 10 बच्चे होने चाहिए या 15 बच्चे होने चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। ये न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग के माध्यम से हम एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रिशन दे के फ्यूचर में मेंटली रिटार्डेशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ पे ध्यान रख के ये न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग के माध्यम से 28 मार्कर्स हमने आइडेंटिफाई किया है। और 28 मार्कर्स का हम चेकिंग करते हैं, फिर पेरेंट्स को काउंसलिंग किया जाता है, फिर न्यूट्रिशन प्रोक्योर करके उनको दिया जाता है। ये स्टेट फ्री देती है। अभी ये हमने चालू करने के बाद नेशनल हेल्थ मिशन में 8 मार्कर का न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग का इम्प्लीमेंट किया है। पेंटावेलेंट इंजेक्शन जो था, गोवा पहले राज्य थी जो हम देते थे, वो अभी नेशनल हेल्थ मिशन में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। इम्यूनाइजेशन पे ऐसा था परिस्थिति अजीत जी की इम्यूनाइजेशन जो हम करते हैं बच्चों को, पहले हम सिर्फ 2-3 इंजेक्शन या 4 इंजेक्शन देते थे, फिर लोग छोड़ देते थे, जाते नहीं थे प्राइवेट सेक्टर में जाके और पैसा खर्च करो, ये गरीब की बस की बात नहीं। हमारे एक रोबोस्ट इम्यूनाइजेशन स्कीम हमने गोवा में इंट्रोड्यूस की। अभी बाकी राज्य में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन गोवा हैज़ शोन द वे। दो वी आर अ स्मॉल स्टेट, छोटा राज्य है, लेकिन हम हमारे विश्वगुरु के जो विचारधारा है वो हम पेनिट्रेट करने के लिए हर चीज़ जो करना चाहिए करने की कोशिश करते हैं। यह है कि जब आप एक सेक्टर को क्रैक कर लेते हैं कि हमने हेल्थ को क्रैक कर लिया, और चूँकि छोटा राज्य है तो हर एक मंत्री के पास कई पोर्टफोलियो होते हैं, और यदि व्यक्ति विजनरी हो जो कि आपके प्रयासों से वो स्पष्ट रूप से दिखता है, तो वो केवल उसी सेक्टर में नहीं दिखेगा, वो दूसरे सेक्टर्स में भी दिखता है। तो मुझे ये बताइए कि गवर्नेंस का एक सफल मॉडल क्या होना चाहिए। अगर हम कोई व्यक्ति, जैसे मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, या कोई व्यक्ति अपना शॉप चला रहा है, कोई व्यक्ति मंत्री है, कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो और जो वस्तुतः सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, वैसे लोगों के लिए एक सफल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है आपके हिसाब से? एक सिंपल मॉडल ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। हर चीज़ आपको कुछ करना चाहिए, आप कुछ करना चाहते हो तो एक सीमलेस ऐसा मॉडल होना चाहिए। तकलीफ नहीं होनी चाहिए लोगों को। मैं समझे अजीत जी, आप एक छोटा सा एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं गोवा में, 1 विंडो सिस्टम के माध्यम से चलना चाहिए। तो हर चीज़ सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से, कोई गाइड करने के लिए भी चाहिए। कभी कभी आप डिसीजन लेते हो, शायद वो डिसीजन गलत हो सकता है, तो गाइडेंस भी कई ऐसे सेक्शन होना चाहिए जो आपको गाइड करी, ये प्रोस एंड कॉन्स के लिए। हम जब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो समाज को गाइड करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। हम नहीं बोल सकते कि हमारा काम है सिर्फ लाइसेंस देना। हम नहीं बोल सकते कि आप आइए, आप लीजिए परमिशन, अब 1 विंडो सिस्टम के माध्यम से हम कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ एक ओवरऑल एक कैप्सूल के माध्यम से हमें ओवरऑल ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। 1 विंडो सिस्टम की ज़रूरत है। गोवा राज्य में हम कर रहे हैं, कई चीज़ लोग अटक जाते हैं, लेकिन उधर गाइड करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि यंगर जनरेशन, स्टार्टअप्स, ये नाम सब अच्छे हैं, ये सब को अलग तरीके से हमें गाइड करना है। और आप देखिए, हमेशा आप देखते होंगे, मैं न हमेशा हर बार जब मन की बात होती है हम हमेशा देखता रहता हूँ। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार बोला था, एक एग्जाम्पल दिया था। एक लेडी थी नॉर्थ ईस्ट में, वो लोटस स्टेम के माध्यम से वो फैब्रिक तैयार करती थी। जी। मैं उधर फिर रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी चीज़ जो प्रधानमंत्री ने आइडेंटिफाई करके दिया है, वो चीज़ एक कोई आता है डिग्निटरी उनको देने के लिए, या ऐसी चीज़ हम प्रोक्योर कैसे कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि ये चीज़ इधर हुई है, ये ऐसे कर सकते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज ऐसा होता है, ये राज्य और ये स्टेट, पिछले बार पंजिम का उन्होंने उल्लेख किया था, तो हम दूसरे बाजू में कैसे कर सकते हैं। हम अभी गोवा राज्य में हमने मैंडेटरी
मीटिंग्स लिए है कि QR कोडिंग के माध्यम में ज़ीरो वेस्ट ज़ीरो गार्बेज कैसे हम कर सकते हैं, उस पर हम काम चला रहे थे। पूरा राज्य में कम कैसे QR कोडिंग, तो एक कॉमन डैशबोर्ड से हम योग्य तरीके से देश ये स्वच्छता वो मुहिम, ये हर घर घर का नाम जो है घर में चर्चा होती है, ये अलग तरीके से हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं जो बोल रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि क्या हो रहा है, हाँ। राह एक डायरेक्शन दिखाते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए। कोई नॉर्थ ईस्ट में तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट कौन जाएगा, कैसे जाएंगे उधर, कैसे कनेक्ट करेंगे, नहीं, कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। फिर हम एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि वी हैव टू बी टुगेदर। देश एक है और हमें अलग तरीके से आगे जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न पूछा कि एक काउंसलिंग भी उसका एक मॉड्यूल होना चाहिए और सिस्टमिकली ट्वीकिंग करके मुझे लगता है कि देन ओनली मुझे लगता है कि लोगों को एक अलग तरीके से समाधान मिलेगा और विश्वास सरकार में होगा। आपने कई पोर्टफोलियो संभाला है, तो उसमें एक कॉमनैलिटी जो है वो दिखेगी कि जो मैं अभी पिछले प्रश्न में मैंने पूछा कि हेल्थ में यदि रिफॉर्म्स हो रहे तो पर्यावरण में भी आपने उस तरह का कुछ सोचा होगा। थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताइए, क्योंकि पर्यटन है तो क्राउड बहुत ज़्यादा आएगा। जितना कई बार मतलब हमने देखा है, कई बार ऐसे, अभी हाल ही में मैं वृंदावन गया था तो वहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल्ड है दुर्भाग्य से। इतनी मतलब वो हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का जगह है, बट नॉर्मल सिविक इश्यूज हमें दिख जाते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि 7 लाख 8 लाख आदमी एक दिन में आ रहा है और उतने छोटे जगह पे। गोवा में भी यही है कि बहुत अधिक लोग आ रहे हैं, तो एक सस्टेनेबिलिटी का जो फैक्टर आ जाता है कि हम कैसे इतने ही रिसोर्स को इतने लोगों के लिए अट्रैक्टिव भी बनाएं और एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना पहुंचे। इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव है? अलग तरीके से आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड इनिशिएटिव जो होता है, आपने अभी उदाहरण दिया कि एक जगह में पहले जैसे स्थिति नहीं रही, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के माध्यम से लोग जाना चाहते हैं। अब मैं हमेशा हर महीना महाकालेश्वर जाता हूँ, उधर जाके प्रार्थना करता हूँ। आप उधर की देखिए, संख्या तो बढ़ती रही। आप उधर एक सिस्टम डालेंगे और एक अंदाज लगाएंगे कि इतने लोगों के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इनफ। लेकिन आप प्लानिंग जब करते हो, आप एक अंदाज लगा के, एक आज का प्लानिंग नहीं करते हो, आप 50 साल आगे तक, एक 25-30 साल के आप प्लानिंग करते हो। उसी हिसाब से गोवा में भी, अब मैं गोवा का जब बोल रहा हूँ कि ये गोवा में भी अब रास्ते का लीजिए, हम बोल रहे हैं कि इतनी गाड़ियाँ आज जा रहे हैं ब्रिज पे, लेकिन 20 साल के बाद की परिस्थिति क्या होगी? तो उस हिसाब से अलग तरीके से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि फॉरवर्ड थिंकिंग और प्लानिंग, एग्जैक्टली आपने मुझे प्रश्न पूछा और एग्जैक्टली उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक डेफिनेटली कर सकते हैं कि फॉरवर्ड थिंकिंग में एक 25-30 साल का प्लानिंग से माध्यम से वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो आगे लगेगा, वो अभी उसको इनकॉर्पोरेट करके वही प्लान में इनकॉर्पोरेट करके हमें आगे जाना है। क्योंकि प्रेडिक्शन के हिसाब से मेरे पिताजी जो उनके 86 ईयर्स है, ऐसे ही टीवी देख रहे थे उस दिन। टीवी देखते देखते बोले, आई एम लुकिंग एंड सीइंग, आई बिलीव दैट टुडे विद द पेस ऑफ लाइफ दैट द पीपल आर मूविंग मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ये उनका एक स्टेटमेंट था। मैं बोला ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं? उनको लग रहा है कि लोग इस दिशा में जा रहे हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आप हर स्थान में जाइए देखने, आपने वृंदावन का उल्लेख किया, मैं महाकालेश्वर का, मैं विंध्याचल जाता हूँ, आप देखिए कि संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है। आप काशी जाओ, उधर भी संख्या बढ़ती जा रही है। आप श्रावण में जाओ, उधर तो नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है कि ये इतने नज़दीक मत आइए, क्योंकि इस तरीके से लोगों की भावना अलग तरीके से भगवान के प्रति। इस बार का कुंभ जो था, देखिए ना, बाप रे, मतलब 50-50 किलोमीटर तक लगी हुई है लाइनें, करोड़ों लोग आए। वही बदलाव लोग जा रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी और ये सब हमारे धार्मिक स्थान और ये सब का इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट था, जो और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, विश्वगुरु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो अवेयरनेस किया है। वो जब जाके उधर मेडिटेशन करते हैं केदारनाथ में, हर इंसान जाना चाहता है केदारनाथ में। वो विंध्याचल जाते हैं तो हर इंसान विंध्याचल, वो तो हमारे देश के नहीं, जग के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और वो उनकी विचार लेके हमें आगे बढ़ना है।
और उनके माध्यम से आप देखिए, आप बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, बोल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी में, सच गोवा का भी बोल रहा हूँ वैसे ही चलना चाहिए। लेकिन बाहर का आप देखिए, उन्होंने हर जगह में अलग तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के, उत्तराखंड का देखिए और महाकालेश्वर का देखिए, सब जगह देखिए देश के प्रधानमंत्री की विचार ऐसे है कि वो सोच विचार लेके वो सस्टेनेबिलिटी की जो बात करते हैं वो हमें हमारे राज्य में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, मैंडेटरीली करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाके तकलीफ हो जाएगी। पर्यावरण में मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे पास फॉरेस्ट है। मैंने उनको बोला है मैनग्रोव प्लांटेशन इंक्रीज़ करो। मैनग्रोव प्लांटेशन, देश के प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि हमें मैनग्रोव ये सब संभाल के रखना चाहिए। हर चीज़, ट्री प्लांटेशन और ट्री कटिंग, मैंने कल निर्णय लिया है 10 साल के ऊपर जो स्पेसिफाइड स्पीसीज ऑफ ट्रीज़ है पर परमिशन ही नहीं देना है। कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करिए, लेकिन उसके अगल बगल में करिए, लेकिन काटने की परमिशन नहीं मिलेगी। बुशेस, श्रब जो सब ठीक है, लेकिन ये जो ट्रीज़ जो है उनको संभालने के लिए इतने साल लगते हैं उनको ऊपर आने के लिए। लेकिन हर तरफ से ओवरऑल हमें ऐसी पॉलिसीज़ लाना चाहिए जिसमें से हम पर्यटन को भी हम देख रहे हैं, लेकिन पर्यावरण, एनवायरनमेंट और हमारे फॉरेस्ट दोनों इंटरलिंक करके वो पॉलिसीज़ और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जॉइंटली उनको उस तरह से काम करना है। सस्टेनेबल करना है तो सस्टेनेबल की जो शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने में बहुत इजी है, चैलेंजिंग भी है, वो अच्छी तरह से करके ट्वीक करके पॉलिसी हमें आगे बढ़ना है। इसमें कम्युनिटी का कितना योगदान रहता है? कम्युनिटी का योगदान होता है, कम्युनिटी का योगदान होना चाहिए। एक फिशरमैन, एक प्रोमिनेंट, मैं उसको फिशरमैन नहीं बोल सकता हूँ, एक ब्रांड एम्बेसडर, उसके नाम है पेले, वो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। हम बोल रहे थे कि नेट्स के लिए हम 75,000 रुपीज़ पर नेट, जो आप वेल शार्क जो और या शेड्यूल 1 स्पीसीज़ को आप सेव करते हो तो सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखी, क्योंकि शेड्यूल 1 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो वो डायरेक्टली आ गया, बोला अच्छा काम चल रहा है, सरकार ड्यून्स इस पे संभाल रही है, प्लांटेशन लगा रही है। लेकिन उसने ये भी बोला कि ट्री कटिंग बंद होना चाहिए। अच्छा, मैं बोला ट्री कटिंग, अभी इसने बोला है, मैंने भी बोला हाँ करेंगे, लेकिन उसको एक स्पेसिफिकेशन करके करना है। तो इस तरह से हम संभाल सकते हैं। लेकिन काटना पेड़ बहुत इजी बात है, लेकिन संभालना भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हमें पॉलिसी मेकर्स को ध्यान में नहीं आता है, तो मुझे लगता है वो करेंगे, करना है, और अनाउंसमेंट हुआ है, करेंगे उस हिसाब से। आप तो 18 वर्ष से आप बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ चल रहा है, उससे पहले से भी राजनीति को देख रहे हैं। राजनीति में एक बदलाव आता है सोशल मीडिया के कारण, कि पहले जो लगभग एक तरफा संवाद होता था कि पिताजी को इंटरव्यू देना है, जर्नलिस्ट आएंगे, प्रश्न पूछा, उत्तर दिया गया, लिखा गया और अगले दिन छप जाता है। फिर टीवी आता है, फिर टीवी पे डिबेट्स आते हैं। इन सब में कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के हाथ में वो कंट्रोल हुआ करता था, क्योंकि ये एक तरफा संवाद है। सोशल मीडिया के कारण क्या हो गया कि हर हाथ में कैमरा है। गोवा मेडिकल कॉलेज वाला वो जो एक इशू आता है, जिसके कारण नेशनली जो है कि ये आदमी यार ऐसे कैसे बोल सकता है डॉक्टर को। अब एक तो उसके बारे में थोड़ा सा आपने स्पष्टीकरण दे दिया है, परंतु मैं चाहता हूं कि जब हम पॉजिटिवली इतनी चीज़ों पे बात कर रहे हैं और ये अगर रह जाएगा तो फिर दर्शक जो है बोलेंगे आपने ये वाला प्रश्न उनसे जो है नहीं पूछा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पे भी बोलिए। और कई बार लैंड कन्वर्जन नीति को भी लेकर के आप पे जो है वो आरोप लगे। तो प्रश्न दोनों है, एक तो स्पष्टीकरण भी हमें चाहिए, और दूसरा आप नेविगेट कैसे करते हो इस जीवन को। सोशल मीडिया जो है अचानक से एक्चुअल में हर चीज़ ही अब पब्लिक हो चुकी है। हर एक्चुअली ये चीज़ जो पब्लिक हुई है और सोशल मीडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक्चुअली उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म जो होता है, देखते हैं कि लोगों की विचारधारा क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लेकिन ये सोच समझ विचार देख के उस हिसाब से हमें भी हमारी पॉलिसी और नीति ट्वीक करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि टाउन प्लानिंग और लैंड ये हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ रहती है, लेकिन हमने जो गाइडलाइंस बनाए हैं वो गाइडलाइंस के माध्यम से, वो गाइडलाइंस के अंदर रह के काम करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी उसका मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। लोग और घर बनाते हैं, लोग आते हैं, लेकिन लोग जो है, लोगों के प्रति मेरी अलग भावना है। लेकिन ये हर गांव में आप जाएंगे। अजीत जी, आपने बोला कि आपके परिसर में आपने देखा होगा कि एक्स सिचुएशन है। हमारे परिसर में एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्टेट है। कोविड के समय
आपने देखा, हमने एक्सपीरियंस किया कि लोग गोवा को एक सेकंड होम बना चुके हैं। लोग आते हैं, लोग ज़मीन लेते हैं, लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमने एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क ऑफ गाइडलाइंस किए, वो गाइडलाइंस के आधार पे हम कर रहे हैं और स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन बनाने का मेरा कोशिश मैंने किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कई जगह में कई मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें करेक्शन करने में कुछ नहीं है। कोई बोलता है तो इमीडिएटली उस पर ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ को माइन्यूटली मैग्नीफाइंग ग्लास लेके मैं बैठ नहीं सकता हूँ, लेकिन कभी कुछ हुआ, कभी कुछ देखना है तो मुझे देखना होगा, कभी किसी ने मेरे नज़र में लाया तो मुझे उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से आप जो डॉक्टर का विषय बोला, एक 70 साल के ऊपर से एक सीनियर सिटीजन को जब ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो मैंने क्या करना है? मेरी माँ जिसको कैंसर है उसको मैं इतना संभालता हूँ, लेकिन मैं किसी और की माँ को तकलीफ़ हो मैं कैसे देखूँ? मेरी माँ को तकलीफ़ होता है, मुझे दुख होता है, कोई दूसरे की माँ को तकलीफ़ होता है, को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर का काम है, लेकिन जब डॉक्टर अपने हाथ से पर्ची लिख के उसको देता है कि बोलता है मेरे क्लिनिक में आके इंजेक्शन लेना, तो मैंने क्या करना है, आप ही मुझे बोलिए। इस तरह के सिचुएशन जब आती है, गोवा मेडिकल कॉलेज को मैंने एक घर जैसा संभाला है। गोवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, नर्सेज बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ऐसे ही डिसिप्लिन भी एक बड़ी चीज़ होती है। गरीब आदमी जो जाता है उधर, उसको भी योग्य ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उस दिन किसी ने बोला मैं कि एक वार्ड है, एक सर्जरी का वार्ड है, 109 वार्ड है, वो लेडी का फीड पाइप में नर्स खाना नहीं देना चाहती है, वो फैमिली को बोल रहे आप देना फिर मैं आके मेडिसिन दूंगा। ऐसे कैसे चलेगा? जब मैं मेरी माँ को हर चीज़ देना चाहता हूँ, उधर भी पेशेंट अपनी माँ को या बहन को या पिताजी को, उसको लगता है कि सिस्टम ने सब कुछ करना चाहिए और सिस्टम चलना चाहिए। सिस्टम नहीं चला तो मैं मंत्री रह के फ़ायदा कुछ नहीं है। डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। राजनीति जो हुई वो हुई, सबको पता है कि राजनीति हुई, लेकिन राजनीति के आगे जाके मुझे काम करना होगा। मेरे नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मुझे काम करने के लिए जिम्मेदारी दी है। मुझे राजनीति जाके थोड़ी जिम्मेदारी दी है कि हॉस्पिटल में जाके ऊपर नीचे करो, नहीं, ऐसा नहीं। हमें अच्छी तरह से काम करना है। ये सब पोर्टफोलियोज, अलग अलग पोर्टफोलियोज जो है उनको इंटीग्रेट करके काम करना है। देश के लिए काम करना है, गोवा के लिए काम करना है। मेरे लीडर्स ने जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया क्योंकि उनको पता है कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से करूँगा। कभी कभी कई चीज़ होते हैं, उसको फिर ट्वीक करना पड़ता है। ट्वीक करके रिस्पॉन्सिबली डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी सक्रिय हैं। इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, फेसबुक पे हम देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, इनिशिएटिव्स को भी बताना। और कई बार क्या होता है कि कमेंट के भी माध्यम से संभवतः लोग आप तक पहुंचते होंगे, या फिर जब आप निकलते हैं, या जितनी बातें आपने बताई, मैं चाहता हूं आप एक दो जो पर्सनल किस्से हों कि कोई व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया या आप किसी गांव में गए, आपको दिखा, वो कोई एक दो सक्सेस स्टोरी मतलब बताइए हमें। नहीं, मेरे पास रोज़ लोग आते हैं। जी। और जब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दिन में मुझे 1500-1600 लोगों को मिलता हूँ मैं। जी। ऐसे भी चीज़ होती है। एक मुस्लिम माँ आई थी मेरे पास, उन्हें बोला मुझे एक चेयर चाहिए मेरे बच्चे के लिए क्योंकि वो बैठ नहीं सकता सीधे से, वो मुझे प्लीज़ देखिए आप दे सकते हो क्या नहीं। ये 3 चीज़ मेरे पता। और एक लड़का है मेरे पास, वो चल नहीं सकता ठीक से, और उन्होंने माँ ने बोला कि उसको एक ऑटोमेटेड व्हील चेयर चाहिए। और एक लड़का है मेरे पास, एक ही दिन में, इसलिए मैं एक ही दिन में ये तीनों बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी का पैर नहीं है, उसका पैर एम्पुटेट हुआ है, मेरे पिताजी को एक नौकरी देना। अच्छा। वो लड़का बोल रहा है। जी। और उन्हें बोला मेरे पिताजी का पैर नहीं है, वो पैर एक अच्छा से एक आर्टिफिशियल ले। मैंने बोला ग्रेफाइट का लेटेस्ट आता है, हम उसको लाएंगे और पिताजी पे मैं ध्यान रखूँगा। वो लड़के को जब मैंने वो चेयर दिया, वो माँ इतनी खुश थी। सवाल पैसे का नहीं था, एक इच्छा शक्ति का था। वो ऑटोमेटेड व्हील चेयर उसको दिया, वो खुश था। इस तरीके से हम काम किए। सक्सेस स्टोरीज बहुत है, बच्चों को हम पढ़ाते रहे। हमने अब नर्सिंग कॉलेज भी हमने डाला है हमारे क्षेत्र में, तो बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनको एडमिशन मिलता है एकदम गरीब वर्ग, हमारे क्षेत्र जो है उसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो इस तरह से लोगों के बीच रह के लोगों के एक आशा होती है कि यह आदमी कुछ करेगा मेरे लिए, और मुझे लगता है कि ये करने की ज़रूरत है। हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर इंसान समाज में कुछ ना कुछ बदल ला सकता है। और मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से मैं जो कोशिश कर रहा हूँ,
मैं हमेशा बोलता हूँ, आप बोलेंगे ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट में विश्वजीत राणे ने 100 बार मोदी जी का नाम लिया। नहीं, 100 बार क्यों, 200 बार भी लूँगा नाम, क्योंकि ये विश्वगुरु ने देश में जो परिवर्तन किया है और हम जैसे लोगों को डिसिप्लिन और एक कार्यकर्ता कैसे काम करने, ये एक वैल्यू सिस्टम हमें जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मुझे एक ही बोले थे मोदी जी ने, अपने पिताजी जैसे बनो। अच्छा। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था, उन्होंने एक ही शब्द बोला था, अपने पिताजी जैसे बनो, और कुछ नहीं, बाकी सब फॉलो हो जाएगा। और जब मेरे पिताजी एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिशियन थे, उन पे आज तक एक ब्लैक स्पॉट नहीं है, करप्शन का एक चार्ज नहीं है। ऐसे बनना एक चैलेंजिंग है आज के दिन में, लेकिन वो करना है। और देश के विश्वगुरु और हमारे विश्वगुरु जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने सिस्टम्स और वैल्यूज़ मुझ में डाली है, वही वैल्यूज़ लेके मुझे आगे जाना है। राजनीति में सर परिवर्तन होता रहता है, कभी आप मतलब अभी स्टेट पॉलिटिक्स में हैं, संभवतः हो सकता है कि आगे नेशनल पॉलिटिक्स में जाने का अवसर मिला, तो आप मतलब कहाँ पे अपने आप को, यदि ऐसा अवसर आता है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल में क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं गोवा में खुश हूँ। अच्छा अच्छा। और ऐसे भी लोग हैं गोवा में जो जाना चाहते हैं, तो शायद उनको जाने में अच्छा लगेगा, लेकिन हम तो गोवा में ही हैं। हाँ, गोवा के भविष्य के लिए मतलब आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, यदि आप गोवा में ही रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म विजन क्या है? एक सस्टेनेबल स्टेट होना चाहिए। हम सब लोग काम करते हैं, यंग एमएलएस है गोवा में, यंग मंत्री है, हमको सबको बैठ के एक थिंक टैंक करना पड़ेगा कि कैसे हमको आगे जाना है। मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, वो भी इंटेलिजेंट है। हमारे बहुत से ऐसे मंत्री है जो काम करते हैं, तो अलग तरीके से बैठ के इनफॉर्मल चर्चा, कई एक्सपर्ट्स को लाके इंटरेक्शन, ये कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम आगे बढ़ जा सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में मैंने बहुत से एम्स के डीन्स, मैंने एक एडवाइजरी काउंसिल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, WHO के भी ऑफिशियल्स है, तो ये इनके माध्यम से एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगा। हमें ये करना है, मेरे मन में शायद ये करने की मेरी इच्छा होगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो ये एक्सपर्ट्स को करने में उसको एक अलग तरीके से एक इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इन दिस मैनर सस्टेनेबल स्टेट, ब्यूटीफुल स्टेट, टूरिज्म रिलेटेड, इको टूरिज्म, हिंटरलैंड टूरिज्म, ऐसे चीज़ करना चाहिए जो हम इन द स्टेट हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो गोवा के लोग गोवा में ही काम करेंगे, गोवा छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। बहुत से लोग गोवा छोड़ के लंदन जाते हैं, तो लंदन के बजाय गोवा में काम करेंगे। तो ऐसा एक मॉडल तैयार करने की कोशिश हम सबको करना है, मुख्यमंत्री से लेके मुझे बैठ के ये मॉडल कैसा करना है, ये मॉडल कैसा रहेगा, ये मॉडल सस्टेनेबल कैसा रहेगा, इसमें से रेवेन्यू कितना आएगा, इसमें से जॉब्स कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है हम सबको बैठ के करना चाहिए। छोटे राज्य का मतलब लाभ और हानि मतलब बताइए, क्या आपके हिसाब से क्या है, बढ़िया होता है छोटा राज्य गवर्न करना या उसकी लिमिटेशंस होती हैं? लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन छोटा राज्य मैनेज करना, छोटा राज्य हमेशा लोगों को लगता है कि आपका राज्य बहुत छोटा है, लेकिन उधर पर्सनल टच होता है हर इंसान का। हाँ, एवरीबडी नोज एवरीबडी। मैंने अभी सुबह बोला किसी को, कहीं शायद एक ड्राइवर होगा या एक होटल में वेटर होगा, वही कुर्सी पे जो बिजनेसमैन आके मेरे साथ बैठता है, वही कुर्सी पे आके वही कप में वो चाय पिएगा, इसमें डिस्टिंक्शन नहीं होगा। वो गरीब से गरीब इंसान मेरे साथ बैठेगा, मेरे घर में बैठेगा, नाश्ता करेगा और चला जाएगा। यही गोवा की इतिहास है। ऐतिहासिक राज्य, एक यूनिक स्टेट एंड अ ब्यूटीफुल स्टेट, फ्रेंडली पीपल, अच्छे लोग हैं। गोवा की जनता अजीब है, लोग बोलते हैं अजीब नहीं है, अच्छे लोग हैं। ऐसे फ्रेंडली लोग हैं जो एक अलग है, हमारे लोग अलग है। गरीब इंसान, उसको वैल्यू सिस्टम्स अलग है। मेरा क्षेत्र जो एकदम रूरल क्षेत्र है, लेकिन बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड लोग हैं, और हमें कुछ करना है उनके लिए, इसलिए हम राजनीति करते हैं। राजनीति में, पॉलिटिक्स में आके कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। लास्ट प्रश्न है और वो पर्सनली है कि आप गोवा की संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बताइए। भोजन क्या है, खान पान मतलब पहनावा क्या है, किस तरह के लोग, जैसे रूरल सेटअप की आपने बात की, वहाँ के भोजन में और हम सिटी में आते हैं उधर के भोजन में किस तरह का क्विजीन है, ये सारा कुछ। देखिए, मैं अभी आपको फ्रैंकली बोलता था कि ये फ़िश करी राइस, मैं खुद अभी इतना सब खा के मैं खुद वेजिटेरियन बन चुका हूँ। अच्छा। लेकिन गोवा में एक अलग खासियत है। आप 70 तालुका, जो मेरा तालुका है, उधर गए,
उधर चिकन शाकुती से लेके अलग अलग कुजीन मिलते हैं। आप कानकोण जाओ, उसका टेस्ट अलग होता है। साउथ गोवा जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, वही चीज़ अलग फ्लेवर में मिलेगा। तो एक अलग खाने की चीज़, तरह तरह की चीज़ मिलती है गोवा में। और गोवा का खासियत ये है कि एक तालुका और दूसरा तालुका में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ पीपल। आपने बोला पहनने का इज़ जनरली ओवरऑल द सेम, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आपको हिंटरलैंड, एक कानकोण जैसे एरिया में गए तो उधर ज़्यादातर से आप देखेंगे एसटी कम्युनिटी और हमारे भाई उधर रहते हैं, लेकिन उनका एक रहना अलग थोड़ा होता है। उनका खाना बनाने का वही डिश अलग तरीके से बना के आपको देंगे, लेकिन बेसिकली स्टेपल डाइट गोवा का बोल आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमेशा बोलते हैं गोवा गए तो प्रॉन करी राइस या फिश करी राइस, ये जनरली बोला जाता है गोवा में। यही हमारी स्पेशलिटी है। और इसके आगे जाके भी बहुत सी चीज़ होती है गोवा में। बाकी का चीज़ आपको पता है, ओवरऑल है गोवा ही है। विश्वजीत जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आभार। और मैं आशा करता हूँ कि न केवल हेल्थ बल्कि आपकी ये स्पिरिट जो है अन्य मंत्रियों तक और देश के अन्य मंत्रियों तक, जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं, कि एक व्यक्ति का जो पर्सनल विज़न और कन्विक्शन होता है वो किस तरह से रिफॉर्म्स ला सकता है और रेप्लिकेट करने योग्य मॉडल्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। कि एम्बुलेंस विश्वजीत जी ला सकते हैं तो भाई हर आदमी एम्बुलेंस ला सकता है, और नहीं ला सकते तो गोवा जाकर देख लो कि किस तरह से है, और मिलिए इनसे जाकर के और उनसे बात कीजिए, तो हो सकता है आपके भी राज्य में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, बिहार में भी चुनाव है और मैं जानता हूँ बिहार में या अन्य जगहों पे हेल्थ धीरे धीरे उभर रहा है, तो ये थोड़ा सा पर्सनल टाइप का भी मेरे लिए हो जाता है कि लोग सीखें और जानें कि अगर कहीं पे एक इस तरह का मॉडल है तो उसको फॉलो करना चाहिए। पर हाँ, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच।